नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवनीश सर। और बंगाल का प्रारब्ध लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, कहानी कहाँ जा रही है? ममता बनर्जी का जो रिस्पॉन्स था, क्या वो अमित शाह को चौंका रहा है या नहीं चौंका रहा है? मुझे कम से कम, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इस रिस्पॉन्स पर नहीं चौंका हूं। वो इसलिए क्योंकि एक बार ऑलरेडी उस वक्त वो पुलिस कमिश्नर थे बंगाल के, जब सीबीआई की टीम लिटरली बंगाल के अंदर अरेस्ट हो गई थी और 2 दिन तक वहां पर भयंकर पॉलिटिकल ड्रामा चला था। लेकिन चौंका होगा ईडी या सरकार इस कारण कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी पर छापा मारा था, प्रतीक जैन के घर पे, और आईपैक पर छापा मारा था। लेकिन जिस प्रकार ममता बनर्जी आई और उन्होंने पूछा, प्रतीक जैन बाड़ी कोथाय, वो फोन, और वो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको पहले भी, किस प्रकार से फोन गया, किस ने फोन किया आईपैक के, और प्रतीक जैन ने पहले बार में नहीं उठाया क्योंकि साइमल्टेनियसली वहां भी रेड चल रही थी। तो फिर वहां से एक फोन गया है ममता बनर्जी को ऑफिस को, और ममता बनर्जी ने बिना 1 सेकेंड गवाए सीधे प्रतीक जैन के घर की तरफ वो निकली, उनकी पत्नी से, उनके बच्चे से, इन सबसे वो मिली है। और ईडी की जब रेड चल रही होती है तो बाहर से कोई आ नहीं जा सकता है, जा नहीं सकता। लेकिन ममता बनर्जी जब स्वयं चीफ मिनिस्टर थी तो गई, वो सारे प्रोटोकॉल टूटे। अब जो बड़ी बात इसके अंदर है, जो कहानी के अंदर की कहानी है, कि पीएमएलए केस के अंदर अगर आप साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करते हैं तो गंभीर धाराएं और गंभीर अपराध है। और साक्ष्य को मिटाना छोड़िए, पूरे मीडिया के सामने ममता बनर्जी ले उड़ी। और आज, इनफैक्ट कल थ्रेट दिया कि ऐसा है, मेरे पास भी पेन ड्राइव है, और अमित शाह जी, ये कोयला घोटाला तो शुभेंदु अधिकारी ने किया है, अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये ठीक है, मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, किंतु अगर मुझे कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं। तो अपनी दबंगई अपने कैडर के बीच बंगाल के अंदर स्थापित करने का प्रयास कर रही है। नहीं, इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे अवनीश शर्मा सर से। बंगाल की राजनीति को न केवल अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, असम में भी कई वर्ष अपने जीवन के ये दे चुके हैं। प्रश्न ये है सर, कि विपक्ष को बड़ा आनंद आया ममता की इससे, तमिलनाडु से लेके केरल तक सबने कहा कि अब तो हम भी ईडी के साथ ऐसा कर सकते हैं। विपक्ष की अचानक से फिर से ममता बनर्जी लाडली हो गई, और कल तो उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार हम यहां भी बनाएंगे और दिल्ली में भी बनाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए साहब, आपने कहा कि ममता बनर्जी का प्रारब्ध उन्हें कहां ले जाएगा। ममता बनर्जी खुद अपना प्रारब्ध लिख रही, और दर्शक थोड़ा चौंकेंगे नहीं। कल हमने अपने यहाँ वीडियो भी किया और उसके थंबनेल को हमारी टीम ने यही लिखा कि ममता बनर्जी केंद्र के ट्रैप में फंस गई। अब लोग कहेंगे कि भाई, पीएमएलए कोर्ट में केस चल रहा है, 6 साल से केस चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार कहां से आ गई। खेल में क्या होता है, हम सामने वाले खिलाड़ी जो खेल रहा होता, कोई भी खेल ले लीजिए, उसकी एक गलती की प्रतीक्षा करती है दूसरी टीम, और वो जैसे ही वो गलती करता है वैसे ही या तो वो आउट हो जाता है, अगर फुटबॉल है तो गोल हो जाता है। यही तो होता है। पिछले 6 साल से सीबीआई जब कोयला घोटाले के केस को पीएमएलए में लेके आई है और वहां चला रही है, तो लगातार पूछताछ हो रही है। कोई नई बात तो है नहीं। नवंबर में पूछताछ हुई है, इनके लाडले भतीजे की पत्नी से भी पूछताछ हुई है, इनकी बहू से भी पूछताछ हुई है, मतलब भतीजे की पत्नी बहू ही हुई जी। तो ये पहला तो ये कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसके बाद भी मैं ये क्यों कह रहा हूं कि केंद्र सरकार के ट्रैप में ममता बनर्जी फंस गई। दरअसल एक ट्रैप उन्होंने सफलता से हटा लिया था, लेकिन ये दूसरे ट्रैप में फंस गई। अब मैं कैसे आपको बताता हूं। याद कीजिए, जब एसआईआर वेस्ट बंगाल की तरफ चला तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी।
आपसे ही बातचीत में मैंने कहा था कि किसी की ताकत नहीं है, किसी का बूता नहीं है कि एसआईआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया को वो अपने प्रदेश में रोक सके। ठीक है। ममता बनर्जी की इस तमाम धमकी के बाद हमने आश्चर्यजनक परिवर्तन क्या देखा? आश्चर्यजनक परिवर्तन हमने आपने ये देखा कि न सिर्फ ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के काडर को सफल एसआईआर कराने में लगाया, बल्कि अपना फॉर्म भर के देते हुए दिखाई दे गई। मुझे कोविड डेज का वो कोरोना वैक्सीन और भाजपाई वैक्सीन याद आया कि भाजपाई वैक्सीन है, लेकिन सब अपनी अपनी बाह उठा के और सुई घुपाते हुए नजर आए, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे कोई। ये ट्रैप उसी समय था कि अगर ये एसआईआर पर सड़कों पर दंगा कराती तो फिर स्थिति वहां लॉ एंड ऑर्डर की बनती और इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी, वो सीधे राष्ट्रपति भवन को अप्रोच करती और एक कॉपी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती और कहती वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं पूरी कर पा रहे हैं, और फिर ममता बनर्जी के सामने क्या स्थिति होती। दूसरी तरफ एसआईआर अगर वो उन्होंने होने दिया है तो आज वो देखिए दूसरे ट्रैप में किस तरह से फंसी है। क्यों? क्योंकि उनके जो भी फर्जी नंबर्स थे वो नंबर्स माइनस हो चुके हैं और जितने भी टर्नआउट होने थे जो सस्पिशियस नाम थे, आपको पता है कि उनमें से कितने परसेंट वापस आए हैं? बिल्कुल नहीं आए हैं। 4000 इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स वहां पर रिव्यू करने के लिए बैठे, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आइए कागज दिखाइए, अपने नाम जुड़वाइए, लेकिन टर्नआउट ऑलमोस्ट जीरो है। तो इसका क्या अर्थ है कि पूरी तरीके से वहां की वोटर लिस्ट जो है वो रिफाइन हो चुकी है, यानी पीछे कुआं आगे खाई। अगर दंगा कराती तो राष्ट्रपति शासन, अगर पीछे एसआईआर होने दी तो पीछे कुआं तैयार है। ये स्थिति आज की डेट में ममता बनर्जी की है, जब उन्होंने कल रिएक्ट किया, परसों रिएक्ट किया। अब देखिए हुआ क्या। नवंबर में एक प्रक्रिया थी, उसके बाद क्या होता है कि सीबीआई क्रिमिनल ऑफेंसेस की जांच करती है। सीबीआई को अगर कहीं से ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर क्रिमिनल ऑफेंस में दो स्थितियां होती हैं, इस पर्टिकुलर क्रिमिनल ऑफेंस में कहीं कोई मनी मैटर भी जुड़ा हुआ है तो फिर वो ईडी को इन्वॉल्व करती है। वाइसी वर्सा क्या होता है कि ईडी जब किसी मनी मैटर के केस की जांच करती है और उसको ये जब एहसास होता है कि देयर इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आल्सो, तब वो सीबीआई को इन्वॉल्व करती है। ये वाइसी वर्सा दोनों एजेंसियों में चलता है। उसी में अगर कहीं आतंकवाद का मुद्दा होता है तो फिर वो एनआईएस को इन्वॉल्व कर लेती हैं, दोनों एजेंसियां। तो इस तरीके से एक सिंक्रोनाइजेशन होता है सेंट्रल एजेंसीज के काम करने में। अब हुआ क्या, कोयला घोटाला कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, इट वॉज ए प्योर मनी गेम, आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला था, इसलिए ईडी फ्रंट से लीड कर रही थी। ईडी को मनी ट्रेल मिला कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हवाला के पैसे इधर उधर गए हैं, और उसके बाद वो लिस्ट ऑफ कंपनीज आई, जिस कंपनी में एक कार्प का भी नाम आया जो कभी प्रशांत किशोर की मालकियत वाली कंपनी होती थी, बाद में वो मिस्टर जैन को ट्रांसफर हो गई। कैसे हुई क्या नहीं हुई ये हमारा आपका आज के डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जरा इसको टेक्निकली समझें, उसके बाद फिर हम इसके राजनीतिक पहलू पे आएंगे। अब हुआ क्या, जब मनी ट्रेल एक पकड़ी गई, और मैं आपको ये बताऊं आर्थिक भ्रष्टाचारी जो होते हैं या कोई भी ये जो भ्रष्टाचारी अपराधी होते हैं, आजकल इनके बीच में सीबीआई का उतना खौफ नहीं है जितना ईडी का खौफ है। कारण क्या है? बिल्कुल वजह ये है कि ईडी हमारी धन की लक्ष्मी, उनके पदचिन्हों को पकड़ के चलती है, और ये बात तय है कि पैसा स्थान क से स्थान ख तक जाता है तो अपने पदचिन्ह छोड़ के जाता है। हाँ, आजकल तो बहुत कहेंगे कि साहब अगर नगद ट्रांजैक्शन हो रहा है तब कैसे मनी ट्रेल पकड़ी जाती है? तो हम बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कहीं कोई कैश ट्रांजैक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं से उसका आहरण हो रहा है, और यहां काम में आती है नोटबंदी। क्योंकि नोटबंदी के दौरान हुआ क्या, आपके इकोनॉमी के सारे कैश जो है वो थ्रू बैंक रूट हो गए, यानी हर एक मौजूद रुपए का हिसाब बैंकों में था, उसके ट्रैक आ गए। यही तो ईडी की यूएसपी है कि वो मनी ट्रेल पकड़ती। बहुत सारे लोगों ने जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो मैं अर्थ का छात्र रहा हूं, प्रबंधन का छात्र रहा हूं, तो मुझे हंसी आती थी इस बात पर कि विपक्षियों ने कहा कि क्या फायदा हुआ नोटबंदी का,
ऑलमोस्ट जितने पैसे थे वो सारे के सारे पैसे तो वापस आ गए। अरे बेवकूफों, बकलोलो। डीमोनेटाइजेशन एज अ टूल ऑफ इकोनॉमी, उसकी सफलता इसी बात पे है कि जितने पैसे थे इकोनॉमी में वो 100% वापस आ जाए, बैंक के थ्रू रूट हो। दिस इज व्हाट डीमोनेटाइजेशन इज। अकाउंटेड हो जाए एक एक पैसा। तो जब ये कहते थे कि क्या फायदा हुआ, सारे के सारे पैसा तो वापस चला आया, कहां पर कम हुआ, कहां? अरे भाई, वो जितना ज्यादा, बल्कि जो डेसिमल कम था वो उसकी थोड़ी बहुत असफलता थी, अक्षमता थी कि कुछ वही पैसे मैं कह नहीं रहा आए। हूँ, अब ट्रांजैक्शन के हर एक डिटेल्स आरबीआई के पास है, वो सारा पैसा राइट, काउंट हो गया इतना। राइट। अब मान लीजिए कि कोई आर्थिक अपराधी कैश में ट्रांजैक्ट कर रहा हो और वो अपनी तिजोरी में रखा हो पैसा, आज की डेट में मान लीजिए, ठीक। वो उठा के अभिषेक तिवारी को ट्रांसफर करे किसी काम के बदौलत, हैंडल ले जाके, वो सूटकेस जैसा हम लोग बॉलीवुड फिल्मों में देखते थे। लेकिन अभिषेक भैया, जो मेरे पास पैसा रखा था, जो मैंने आपको कैश भेजा, तो मेरे पास वाला पैसा डीमोनेटाइजेशन के दौरान कहीं ना कहीं अकाउंटेड हो चुका है, और जब उसका विड्रॉल हुआ है तो मनी ट्रेल मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल। भले वो 1000 लोगों के पास से होता हुआ मेरे पास पहुंचा हो, लेकिन मनी ट्रेल मौजूद है। अरे अब तो ईडी यूपीआई यही में काम हर करती है। ट्रांजैक्शन का मनी ट्रेल मौजूद है, अब तो एटीएम भूल जाए लोग और कैश और ये सारा चीज। अब देखिए, इसको टेक्निकली समझ लेने की जरूरत है। अब हुआ क्या कि जब लिस्ट ऑफ कंपनीज आई कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और यहां से हवाला का पैसा रूट हुआ है, तो ईडी पहुंची एकार्प। एकार्प के 2 ठिकाने, मिस्टर जैन का घर, मिस्टर जैन का ऑफिस, और दिल्ली में 4 ठिकाने एकार्प के। 6 जगह रेड होनी शुरू हुई। रेड कभी बता के होती नहीं। रेड होती, कागज इकट्ठे किए जाते, मनी ट्रेल पकड़ती, सब कुछ सामान्य चल रहा था। ममता बनर्जी अब कैसे ट्रैप में उलझती हैं, ये देखिए। जी। कल हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट में जब ईडी गई है, तो ईडी ने क्या कहा कि इसमें सीबीआई जांच की भी इनिशिएटिव लिया जाए, ये कोर्ट से उसने कहा है। जी। और याद कीजिए, सीबीआई 2 तरीकों से इन्वॉल्व हो सकती है। या तो होम मिनिस्ट्री किसी के स्टेट के रिक्वेस्ट पर या किसी एजेंसी के रिक्वेस्ट पर सीबीआई को अलाउ कर दे कि जाओ जांच करो, या जब कोई सरकार अगर नहीं करती है डेलिबरेटली, तो लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट ऑर्डर देती है कि नहीं, इसमें सीबीआई जांच कराइए, तो फिर होम मिनिस्ट्री बाध्य होता है सीबीआई को इन्वॉल्व करने में। बिल्कुल। यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी ईडी गई है हाईकोर्ट, और उसने कहा कि इसमें बाकी सारी चीजें तो हम आपको दे ही रहे हैं, वी नीड अ सीबीआई इंक्वायरी इन दिस। सीबीआई इंक्वायरी कब होती है? मैंने आपको अभी बताया कि जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसमें ऐड हो जाती है। ममता बनर्जी ने जो ये दस्तावेजों की लूट की है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ओके। और इस दस्तावेज, सबूतों को नष्ट करना, सबूतों को उड़ाना, सबूतों की चोरी करना, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। जहां केवल आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, जहां केवल मनी गेम चल रहा था, वहां ममता बनर्जी ने वो ट्रैप उठाया, अपने गले में डाल लिया कि नाउ शी इज गोइंग टू फेस द क्रिमिनल ऑफेंस ड्यूरिंग द सीबीआई इंक्वायरी। पहली चीज। अब जरा बताइए आप, ये केस कितना मजबूत हुआ? बहुत सारे लोग कहेंगे कि कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा अजीब व्यवहार किया है और कहा है कि यहाँ बड़ा भीड़ भाड़ है, वो महिला जज हम दोनों लोग लिख के दें और उसके बाद फिर हम इस पर अगली सुनवाई करेंगे। 14 तारीख की डेट दी है। देखिए साहब, टेक्निकलिटी जरा फिर एक बार सामने आती है। ईडी क्या गई, मौखिक रूप से उसने कहा, सरकार ने वहां पर मौखिक दलील दिया। ऑनरेबल जस्टिस साहिबा ने क्या कहा कि इसको रिटर्न ले आओ। अरे भाई, जब वो रिटर्न आ गया और मांगा है रिटर्न दोनों तरफ से, तो वो फिर उसका दस्तावेजीकरण हो गया, और साथ ही उन्होंने कमेंट पास किया, इट्स अ सीरियस मैटर, प्राइमा फेसी इट्स अ सीरियस मैटर।
ममता बनर्जी इस गंभीरता को जानती थी, और अभी आपने इंट्रो में कहा, कल सुबह जब हमने अपने यहाँ वीडियो किया था तो मैंने यही चीज की थी कि ममता बनर्जी के पार्टी के ऑफिस में ये रेड नहीं थी, उनके किसी मिनिस्टर के घर पर रेड नहीं थी, चीफ मिनिस्टर के घर पर रेड नहीं थी, किसी विधायक के घर पर रेड नहीं थी। ये एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आदमी, प्राइवेट ओनर के घर पर या उसके ऑफिस पर, एस्टेब्लिशमेंट पर रेड थी। ममता बनर्जी वहां गई। अब ये कैसे इस बात को डिफेंड करेंगी? और ममता बनर्जी ने कल क्या किया? मिस्टर जैन को अपनी पार्टी के आईटी चीफ का, आईटी सेल का हेड बना दिया, केवल इस बात को जस्टिफाई करने के लिए या ये कानूनी पॉइंट तैयार करने के लिए कि दरअसल प्रतीक जैन का घर और उसका ऑफिस ये टीएमसी को, यानी तृणमूल कांग्रेस को बिलोंग करता है। फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो अब आप देखिए, उसी कोर्ट में जब ये प्रमाणित होगा और डॉक्यूमेंट होगा, यहां पे इंपॉर्टेंट, अभी मैंने कहा कि लिख के दीजिए, ये कहा है जज ने, जब लिख के दिया जाएगा सारी चीजों की, तो ये तो होगा ना कि इन्होंने लूट की किस तारीख को, यानी पीछे, और एक दिन के बाद इन्होंने आईटी सेल का हेड बनाया उस व्यक्ति को, यानी द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ये बाद का है, जब क्रिमिनल एक्टिविटी ये कर चुकी थी, लूट ये कर चुकी थी। तो अब आप समझ रहे हैं महत्व कि कितने बड़े ट्रैप में ममता बनर्जी फंसी है। और बिल्कुल। अब मैं राजनीतिक पक्ष की तरफ आता हूं। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल के एक एक कार्यकर्ता से कि क्या तृणमूल का ऑफिस, ममता बनर्जी की पार्टी एक प्राइवेट दुकान से चलती है? उन्होंने यही कहा ना कि ये हमारी राजनीतिक स्ट्रेटजी, इलेक्शन की स्ट्रेटजी, और नीली फाइल को दिखाते हुए ममता बनर्जी ने क्या कहा अभिषेक जी, कि इसमें हमारे कैंडिडेट का लिस्ट है। मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी की पार्टी के तमाम लोगों से कि ममता बनर्जी जी का गिरबान पकड़िए और पूछिए, दीदी, ओ दीदी, तुम किसी परचून की दुकान से हमारी पार्टी को चलाती हो? टीएमसी के ऑफिस को छोड़ के अगर किसी जैन के थर्ड पार्टी के ऑफिस में, जो कि आपका पॉलिटिकल मैनेजमेंट करता है, जिसका काम क्या है, रैलियां करवाना, पोस्टर छपवाना, स्ट्रेटजी तैयार करना, कैंडिडेट की लिस्ट तैयार करना, क्या किसी शामियाने वाले का काम होता है? नहीं होता है भाई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो कहीं से तृणमूल कांग्रेस को बिलोंग करते हुए पेपर नहीं थे। वो सारे के सारे कोयला भ्रष्टाचार के दौरान जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस हुए थे, उन सारे दस्तावेज जो कि उनके भतीजे के ऊपर सीधे लाए करते हैं और उनको अपराधी घोषित और सिद्ध करते हैं पैसे के मामले में, वो सारे पेपर्स थे। एक बीच में होता क्या था कि ज्यादातर आर्थिक भ्रष्टाचारी जो होते थे, वो सारा हिसाब किताब, कच्चा चिट्ठा उनका जो है उनके सीएस के पास होता था। फिर हुआ क्या कि कार्रवाइयों का, एजेंसियों का तरीका बदला, उनका मोडस ऑपरेंडी बदला। अब ध्यान देते होंगे कि एक ही साथ आर्थिक अपराधी और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ छापे पड़ने लगे। तो फिर इन अपराधियों ने क्या किया? अपराधियों ने कहा कि यार, अगर सीए के यहाँ ये सारा हिसाब किताब रहेगा तब तो हम पकड़े जाएंगे। मुझे एमटेक बिल्डर्स का एक केस याद है। मालिक के यहाँ बाद में छापा पड़ा, एक दिन पहले पहले उसके सीए को यहाँ छापा पड़ा, और सारा असलहा जो है उठा के ले आए। फिर मालिक के यहाँ गए, जो बचा कुचा था वो ले आई एजेंसी, और काम लग गया एमटेक बिल्डर्स का। यहां इन आर्थिक अपराधियों ने अपना भी तरीका बदला। ममता बनर्जी ने आईपैक को एक थर्ड जगह की, यहां तो कभी ईडी की नजर जाएगी ही नहीं, यहां तो कभी किसी जांच एजेंसी की नजर जाएगी ही नहीं, इसलिए वो सारे हार्ड ड्राइव, वो सारे पेपर्स जिनको ये लूट के ले गई हैं उसके ऑफिस और उसके घर से, वहां रखवाए थे। आप मुझे ये बताइए कि 6 साल से ऑनगोइंग चल रही इस कार्रवाई, और इसमें ये टेक्निकल हिस्से, ममता बनर्जी ने ट्रैप में अपना गला और अपना मुंह, अपना पैर, हाथ सब डाला है कि नहीं डाला है? वो ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट को प्रभावित, देखिए 2 बात है इसमें। एक, उनका रिस्पॉन्स इतना क्विक रहा है, मेरा ये मानना है कि वो अपने कैडर को ये बताने में और विपक्ष को ये बताने में कामयाब हो गई कि भ्रष्टाचारी जो है वो संविधान को बिना माने अगर भ्रष्टाचार किया भी है तो सेंट्रल एजेंसियों की औकात नहीं है कि वो सीएम को हाथ लगा सके। देखिए, लालू प्रसाद यादव के घर में भी सीबीआई की रेड हुई सर, उस वक्त तो ईडी नहीं थी। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव और उनके समर्थकों ने ये नहीं किया था। इसी प्रकार से देखिए, के कविता से लेकर के अरविंद केजरीवाल से लेकर के सब जगह ईडी पहुंची, ये अरेस्ट तक हो गए हेमंत सोरेन।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ईडी के ऊपर एफआईआर हो जाए। यहाँ बंगाल में हाँ ईडी के बिल्कुल, ऊपर भी एफआईआर हुआ है। मैं एक अभिषेक आप और बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। मेरा ध्यान इसमें उन डॉक्यूमेंट्स पे गया जो 2020, 2022 और ये सब लिखे हुए थे। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में अनियमितताओं से संबंधित जो ये निकला, 1,35,00,000 के मतदाता के विवरण में विसंगतियां पाई गई। सरकारी दस्तावेज गायब भी हुए। ठीक है, एसआईआर अभ्यास के दौरान 1,67,00,000 तर्कहीन या इलॉजिकल प्रविष्टियों की पहचान हो गई थी। क्या ये घोस्ट वोटर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के तहत आईपैक के ऑफिस से निकले? मैं बड़ा अब जब क्वेश्चन, मैं वहीं आ रहा हूं, आप बार बार मेरी दो चीजों को याद रखिए। एक बार इस देश में जो पार्टियां विपक्ष में हैं उन्होंने भ्रष्टाचार को इतना आम बना दिया था कि ठीक है साहब, 1,000-2,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का मतलब ऐसा थोड़ी ना है, कोई खास नहीं है, कोई खास नहीं। वहां से 2014 से एक ऐसी राजनीतिक शुचिता का दौर चला है कि जिसमें भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार माना जाता है। पहला तो ये, और ये सिर्फ सरकार में नहीं, ये एजेंसियों में नहीं, ये आम जनमानस में भी आया है कि अरे यार अब करप्शन नहीं हो सकता, या हो रहा है तो फिर उसको पकड़ा जाना चाहिए। पहली चीज, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही कि यार मुझे तो अभिषेक भाई याद आता है, और कल मैंने कई जगह कहा कि मेरे मन में कुछ लोगों के प्रति इज्जत बढ़ गई। स्वर्गीय जयललिता जी मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुई थी, लेकिन उन्होंने इस तरह की हरकत नहीं की थी। लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए, आपने अच्छा जिक्र किया, उन्होंने अपना खड़ाऊ उठा के दे दिया राबड़ी देवी को, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं की। हेमंता सोरेन इस तरह की हरकत नहीं की। इवन भ्रष्टतम व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ने भले जेल से सरकार चलाने का प्रयास किया, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं की। लेकिन ममता बनर्जी ने ये हरकत की। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी की, उनके राजनीतिक जीवन का पूरा अनुभव उन्हें इस मोड़ तक लेके आया है कि अगर अब इस तरह की अराजकता नहीं करोगे तो नहीं बचोगे, राजनीतिक जीवन समाप्त होगा। सबसे अनुभवी महिला ममता बनर्जी हैं लालू प्रसाद यादव के बाद इस पूरी कड़ी में। लालू प्रसाद यादव इस देश के अकेले और पहले ऐसे राजनेता हैं जो आर्थिक भ्रष्टाचार में अपना राजनीतिक जीवन गंवा चुके हैं, जेल काट रहे हैं, अब फिर लैंड फॉर जॉब में काटने जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव अपने एक सीनियर भ्रष्टाचारी की ये नियति, ये प्रारब्ध देख लिया है, और अब जब कोई घूस लेने वाला, आप याद कीजिए जब वो स्याही लग जाती है, तो मैं, आप लोगों ने नोट चबाते हुए देखा होगा, नोट जलाते हुए देखा होगा, जब कोई रास्ता शेष नहीं होता, ममता बनर्जी अब उस जगह आके घिर चुकी हैं। वो अच्छे तरीके से जानती हैं कि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, ईडी पर हमला करना, ईडी को रोकना, ईडी पर एफआईआर करना, एफआईआर जैसे आप कराती हैं तो वो किस बात का एफआईआर है? क्या एफआईआर के पॉइंट्स आप देख रहे हैं? मैं उसमें से 2 पॉइंट आपको बताता हूं। जी 2 पॉइंट उन्होंने ये कहा कि ईडी ने अवैध तरीके से किसी के घर की में घुस के, उसके ऑफिस में घुस के उसकी निजता का उल्लंघन किया, क्रिमिनल ऑफेंस। मैं बार बार कह रहा हूं, मनी मैटर के साथ अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस को इन्वॉल्व करते हैं तो आप खुद एक बड़ा बोझा अपने लिए ले रहे हैं। अदालतों से आप नहीं बचेंगे। एक बार आप भ्रष्टाचार के आरोप में, मैं तो कहता हूं अगर मान लीजिए कोई अरबों का भ्रष्टाचारी फंस जाए, आप उसे सजाए मौत नहीं दे सकते ना, ना, रिकवरी दे सकते हैं, लाइफ टाइम बैन कर सकते हैं, यही तो होता है। अरे खूब दीजिएगा तो लेकिन 5 साल का सजा होगा भाई। लेकिन अगर क्रिमिनल ऑफेंस किया, लूट, डकैती, छिनैती, तब ऑफेंस फिर बढ़ क्या जाता है। स्थिति है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो मैं, उसी समय मेरे चक्षु खुल गए जैसे ही कल हाईकोर्ट में ईडी ने कहा कि इसमें आप सीबीआई इन्वॉल्व कीजिए। अब बताइए, अगर कलकत्ता हाईकोर्ट में, कहता हूं कि एक बार को कलकत्ता हाईकोर्ट को हम मान लें कि नेगेटिव हुई आएगा रिजल्ट, चलिए ठीक है, लेकिन ईडी सेंटर की एजेंसी है ना, और सीबीआई भी सेंटर की एजेंसी है। अमित शाह जी ने डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है ईडी से, और मैं आपको आज बताता हूं, कलकत्ता हाईकोर्ट चाहे अलाउ करे चाहे ना अलाउ करे, सीबीआई जांच अगले 48 घंटों में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस मामले में इनिशिएट कर देगी। और अब
अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और उनके पूरी टीम के खिलाफ केवल मनी मैटर्स नहीं बल्कि अब क्रिमिनल ऑफेंस की भी जांच होगी और उसके भी मुकदमे चलेंगे। इसकी सीरियसनेस समझते हुए ममता बनर्जी के वकीलों ने उन्हें बताया कि दीदी तुम्हारे साथ खेला हो गया, जल्दी से इस जैन को अपना ऑफिस बेरर घोषित कर दो और आईटी टीम का चीफ बना दिया उनको। लेकिन वहां भी अदालत ने जब ये मांग लिया है कि लिख के दे दो, तो डेटों का फर्क आ जाएगा कि घटना हुई 13 तारीख को, आपने कहा 14, आपने पार्टी का आदमी बनाया अगले को 14 तारीख को। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं 13-14, ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। एक दिन पहले घटना करती हैं, अगले दिन आप पार्टी का बेरर बनाती हैं। ममता बनर्जी बुरी तरह फंस गई है। और एक चीज और, फंसी कहां से है? आप याद कीजिए, जब वो माइक लेके पूरी तैयारी के साथ गई थी और उन्होंने कहना शुरू किया कि इसमें हमारे कैंडिडेट की लिस्ट है, इसमें हमारी इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेटजी है, ये अमित शाह चुरा रहे थे, और जिन भद्दे और गलीच और चिरकुटई के शब्दों का इस्तेमाल किया, और हरकत भी क्या है, इससे बड़ी टुच्ची हरकत एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो खुद अपने नजरों में एक्सपोज हो चुकी हैं। और अंततः उन्होंने कहा ना, एसआईआर में नाम कटवाता है। असली दर्द एसआईआर में उनकी सारे चीजों के खत्म हो जाने का है। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट बड़े सलीके से पकड़ा। एक आर का ऑफिस कोयला घोटाले में अभी तक केवल मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के मामले में इन्वॉल्व था ना, ईडी तो उसको सूंघने गई थी ना। अब जब सीबीआई जाएगी तो मतदाता सूचियों में फर्जी वोटर किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा, एक आर का संदेहास्पद, इसकी जांच सीबीआई करेगी नहीं करेगी? क्योंकि सीबीआई तो क्रिमिनल एस्पेक्ट की जांच करती है, और वो सारे क्रिमिनल एक्टिविटी उस घटना स्थल से चल रहे सारी क्रिमिनल एक्टिविटी की जांच करेगी, जिसमें एसआईआर के जरिए या मतदाताओं को किस तरीके से फर्जी तरीके से मैनेज किया, ये सारी चीजें भी आएंगी। मैं फिर एक बार अपनी बात वही कह के समाप्त कर रहा हूं, ममता बनर्जी इस बार अमित शाह जी के एजेंसियों के बड़े ट्रैप में फंस चुकी हैं। यहां केवल 2-4 पैसे का मामला था। बड़े लोगों के लिए मैं 2-4 हजार करोड़ 2-4 पैसे ही कहता हूं भाई। यहां केवल 2-4 पैसों का मामला था, जिस पर एक बार काफी लिबरेट रहता है हमारा सोसाइटी, क्योंकि भ्रष्टाचार की हमको इतनी आदत दिला दी गई है कांग्रेस इकोसिस्टम में। लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस जब आ जाएगा, सीबीआई जब जांच करेगी, दीदी अब क्या करोगे? तब तो तुम्हारे लूट की जांच होगी, तुम्हारे फर्जी तरीकों की जांच होगी, कैसे तुमने फर्जी वोटर मैनेज किए थे उसकी जांच होगी, उसमें एकार्प की क्या भूमिका रही है उसकी जांच होगी। एकार्प एक दिन से काम नहीं कर रही है तुम्हारे साथ, प्रशांत किशोर तब से तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें अब सीबीआई के जांच के दायरे में आएंगी। अब तो तुमने क्या कहते हैं उसको, डायन को अपना घर दिखा दिया है। अब तुमने डायन को अपना घर दिखा दिया है, और अब सेंट्रल एजेंसी अपने पूरे हाथ पैर खोल के काम करेगी। और एक चीज और बताऊं, जो लोग इस बात को बड़ा महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि बताइए ममता बनर्जी की ये हैसियत, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की ये हैसियत कि ईडी के ऊपर एफआईआर करा देती है। अरे भाई साहब, पीएमओ के ऊपर एफआईआर आप करा सकते हैं, नहीं वो तो है ही, डजंट मैटर। मैं नजीर के तौर पे प्रस्तुत कर रहा था कि अब डीएमके के अंदर भी ये हौसला आएगा, क्योंकि वहां भी घोटालों की लिस्ट लंबी है। अरे फिर मैं एक लाइन कहता हूं, अल्लाह करे जोर कलम और जियादा, पत्थर क्यों मारते हो, पहाड़ मार दो। आओ ना, इसे कहते हैं जानबूझ के डायन को अपने घर का रास्ता दिखाना। राजनीतिक लड़ाई लड़ते लड़ते आप क्रिमिनल ऑफेंस की लड़ाई तक पहुंचा दिया गया आपको। ये आपकी नियति है, और इसकी गंभीरता दर्शक समझें कि वो फिर कहां तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के संस्करण में दोस्तों इतना ही। हमारे साथ जुड़े थे प्रारंभ से अवनीश सर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम दोनों गिलहरियों को थोड़ा थोड़ा योगदान दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बंगाल में ग्राउंड रिपोर्टिंग, थोड़ा ठंडा ज्यादा है यार, 15 तारीख के बाद निकलेंगे। स्थिति ये है कि जैकेट के कलकत्ता अंदर में भी बड़ा अच्छा, कलकत्ता में इस बार अप्रत्याशित रूप से ठंड पड़ रही है। कल या परसों मेरी बात हो रही थी, 8 डिग्री टेम्परेचर कलकत्ता, जहां कभी पड़ती नहीं थी। तो इसलिए थोड़ा आराम से जाइए, गर्मियां भी है, दूर से लीजिए। आराम से ही जाएंगे, आराम से ही जाएंगे। तो धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, प्रणाम।